अरमान कार ड्राइव कर रहा था, पर राहुल पास में बैठा हुआ था। रिद्धिमा और निकिता पिछली सीट पर बैठी हुई थी। रिद्धिमा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि किस तरह निकिता ने उसे समझाया कि कुछ ही दिनों की बात है, फिर कुछ ना कुछ वो जरूर सोचेंगे। पर रिद्धिमा जानती थी उसकी समस्या का कोई हल नहीं है, लेकिन जब भी उसके सामने विवेक का चेहरा आता वो आतंकित हो जाती। इसीलिए उसने निकिता की बात मान ली। उसका ध्यान तब टूटा जब उसने निकिता की आवाज सुनी, आ जाओ रिद्धिमा, हम पहुंच गए हैं। रिद्धिमा ने देखा वही बंगला जहां वो दुल्हन बनकर आई थी। वह झिझक रही थी, पर निकिता ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर चल पड़ी। रिद्धिमा ने देखा गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। अरमान ने उनसे बातें की और सब अंदर चले आए। रिद्धिमा ने देखा सामने बहुत ही विशाल और खूबसूरत बगीचा था। अचानक 4-5 कुत्ते जोर जोर से भौंकते और दौड़ते हुए उनकी तरफ आने लगे, पर वे उनकी तरफ ना आकर अरमान की गोद में कूद पड़े और उसे चाटने लगे। अरमान हंसता हुआ सबको बारी बारी से प्यार करने लगा। रिद्धिमा को डरता हुआ देखकर निकिता उसे हिम्मत देते हुए बोली, डरो मत रिद्धिमा, इन बेचारों को सिर्फ अरमान चाहिए, ये बेचारे हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। तभी उनमें से एक निकिता की तरफ दौड़ता आया और उसके पैर चाटने लगा। निकिता डरते हुए चिल्ला उठी, अरमान संभालो इसे। राहुल हंसने लगा और बोला, अभी तो तू इन्हें बेचारा कह रही थी। रिद्धिमा भी मुस्कुरा पड़ी निकिता के चेहरे का हाल देखकर। वह कुछ वक्त के लिए भूल गई कि विवेक से बचने के लिए वो यहाँ आई है। अरमान मुस्कुराते हुए किसी को बुलाता है और कुत्तों को उसके साथ भेजते हुए रिद्धिमा से पूछता है, तुम्हें इनसे डर लगता है क्या? रिद्धिमा ने ना में सर हिलाया और धीरे से बोला, मुझे कुत्ते पसंद हैं। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, बाद में इनसे तुम्हारा परिचय करवाऊंगा, अभी अंदर चले। अंदर आकर राहुल और निकिता थोड़ी देर बैठे और फिर चले गए, क्योंकि दोनों की नाइट ड्यूटी थी। अरमान ने एक आदमी को बुलाया जिसे वह काका कह रहा था और पूछा, आपने कमरा साफ करवा दिया ना काका? काका कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर बोले, बाबा हम तो भूल गए। अरमान उनकी ओर देखता हुआ बोला, उफ, लगता है आपके दिमाग का इलाज करना पड़ेगा मुझे काका। अब हमारी मेहमान कहाँ रुकेंगी बताओ आप? रिद्धिमा ने मेहमान सुना तो पता नहीं कैसा अजीब सा महसूस हुआ उसे। उसके दिल ने कहा, तेरी भी क्या किस्मत है रिद्धिमा, जो तेरा अपना घर बन सकता था आज तू वहां मेहमान है। बिटिया आज गेस्ट रूम में रुक जाइए, कल सुबह ही कमरा ठीक करवा दे हैं। रिद्धिमा को वैसे ही खड़ा देखकर अरमान बोला, तुम्हारे कमरे के पास ही मेरा कमरा होगा, कुछ जरूरत हो या डर लगे तो मुझे आवाज दे देना। पर डरने की कोई बात नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनकी परमिशन के बिना अंदर आना मतलब मौत को दावत देना है। और मेरे प्यारे कुत्ते हैं जो सारी रात खुले घूमते हैं, अनजान किसी को देखा तो टुकड़े कर देंगे। रिद्धिमा ने मन ही मन कहा, तुम हो तो मुझे कोई डर नहीं अरमान। पर उससे बोली, और आपके पेरेंट्स? अरमान बोला, वो वर्ल्ड टूर पर गए हैं, उनके लौटने में वक्त है, तब तक तुम आराम से यहाँ रहो। मैं दिन में ड्यूटी पर जाऊंगा, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कुछ भी जरूरत हो तो काका से कहना। रिद्धिमा ने हाँ में सर हिलाया, पर उसके दिल ने उसे झिड़कते हुए कहा, देखा रिद्धिमा, तेरे पापा ने तेरे लिए हीरा चुना था और तुमने अपनी बेवकूफी की वजह से इसे खो दिया। तूने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, फिर भी वो तेरे साथ खड़ा है। पर तुम्हारे उस अपराध की सजा भगवान तुम्हें दे रहे हैं और देंगे।
काका की आवाज से उसका ध्यान टूटा। बिटिया, आओ हमारे साथ। रिद्धिमा ने सर हिलाया और उसके पीछे चल पड़ी। सुबह किसी के दरवाजा पीटने से उसकी नींद टूटी। पहले तो वह डर गई, पर जैसे ही उसे याद आया कि वो अरमान के घर है, डर एक पल में भाग गया। उसने देखा धूप काफी चढ़ चुकी है और काका की आवाज सुनाई दी। बिटिया, तनिक दरवाजा खोलें, आप ठीक है ना? रिद्धिमा दरवाजा खोलते हुए बोली, सॉरी काका, आज काफी दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी नींद सेहत की खातिर बहुत ही जरूरी है बेटा। मैंने आपका कमरा तैयार कर दिया है, चलो तनिक फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक नाश्ता बना देता हूँ। काका रिद्धिमा को साथ में ले जाते वक्त लगातार उससे बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे, ये हमारे बलविंदर भाई साहब और अनन्या मैडम का कमरा है। उधर बहुत सारे कमरे हैं, पर अरमान बाबा ऊपर रहते हैं और उन्होंने अपने कमरे के पास ही आपका कमरा लगवाई है। उकास है ना कि आप अनजान है यहाँ, तो आप डर ना लगे। रिद्धिमा सुन रही थी। काका सीढ़ियां चढ़ते हुए पीछे मुड़कर एक बार उसे देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, आजकल एक लड़की बहुत ही हिम्मत वाली होत है, वो किसी से ना ही डरत। रिद्धिमा ने दिल में सोचा, और उनकी यही दुस्साहस कभी कभी उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर देती है। काका फिर बोले, बाबा बताए रहे आपका एक्सीडेंट हुई गवा था, आपका घर वाले अभी मिले नहीं, इसी की खातिर आपका कोई सामान नहीं है। कुछ ही देर में आपका जरूरत का सामान वो भिजवा दई है, पर देखो अभी तक नहीं भिजवाए। अस्पताल जाते ही सब भूल जाते हैं हमारे बाबा। रिद्धिमा ने पूछा, वो हॉस्पिटल चले गए क्या? काका ने सर हिलाया और कहा, वो तो सुबह जल्दी उठ जाता है। सुबह उठकर पता नहीं काका व्यायाम किए हैं, उधर उनका जिमखाना रही, फिर अपन कुत्तों को प्यार से नहलाई है और खाना खिलाकर निकल जाइए अस्पताल। तभी डोरबेल बजा। काका ने कहा, जरूर आपका सामान आई है, हम लेकर आवत है, ये आपका कमरा रही। रिद्धिमा ने देखा, बहुत ही बड़ा और खूबसूरत कमरा था। अरमान और उसके माता पिता और दोस्तों की बहुत सारी तस्वीरें थी। उस तस्वीर में अरमान बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम दिख रहा था। रिद्धिमा के दिल ने उसे व्यंग से कहा, तुझे कोई हक नहीं है उसे देखने का। वो डॉक्टर निकिता के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, और क्यों ना बढ़े, तूने उसके साथ जो किया उससे बुरा कोई किसी के साथ नहीं करता। आज वो तेरे लिए जो कर रहा है उसका एहसान है, और तू याद रखना, तू यहाँ मेहमान है। वह उदास और थमी सी बेड पर बैठ गई। तभी काका मुस्कुराते हुए अंदर आए। उनके हाथ में ढेर सारे पैकेट्स थे। उसे बेड पर रखते हुए बोले, ई लो बिटिया, आपका सामान आई गई। तनिक जल्दी से तैयार हो, नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, मैं तब नाश्ता बना दूं। तभी काका का मोबाइल बजा। रिद्धिमा ने देखा, नया मोबाइल था और बहुत कीमती था। काका ने फोन उठाया और जीभ काटते हुए बोले, सॉरी अरमान बाबू, मैं मोबाइल वह देना ही भूल गया, ये लो बिटिया बात करो। उसने मोबाइल रिद्धिमा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अरमान बाबा कह गए थे मोबाइल आपको देना है, पर मैं तो भूल गया। रिद्धिमा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उधर अरमान की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ काका? काका ने रिद्धिमा को मोबाइल लेने का इशारा किया। रिद्धिमा ने मोबाइल लेते हुए धीरे से कहा, हेलो। उधर से अरमान की आवाज आई, सॉरी रिद्धिमा, मैं सुबह तुमसे मिल नहीं पाया, पर काका तुम्हारा ख्याल रखेंगे और मैंने सामान भिजवाया है। आशा करता हूँ जरूरत का सारा सामान होगा उसमें। डरो मत, मैंने नहीं खरीदा।
निकिता लेकर आई है और उसकी पसंद अच्छी है। निकिता का नाम सुनकर रिद्धिमा के दिल में हुंक सी उठी। उसने धीरे से थैंक यू कहा तो अरमान ने कहा बाय, शाम को मिलता हूँ, अभी जरा बिजी हूँ। रिद्धिमा ने फोन रखा और पैकेट खोलते हुए आश्चर्य के साथ देखने लगी। इतने सारे खूबसूरत ड्रेसेस थे और उसके पसंदीदा रंग थे। कुछ मेकअप के सामान थे और वो सारे रिद्धिमा शादी से पहले जिस कंपनी का लाती थी सब वही था। उसे समझ नहीं आया डॉक्टर निकिता को ये सब कैसे पता चला। उसे याद आया अरमान की मम्मी ने शादी से पहले उससे सारी जानकारी ली थी, पर वो तो यहाँ है नहीं। क्या अरमान ने बताया होगा निकिता को? क्या उसे अब भी उसकी फिक्र है? नहीं, वो तो बस उसकी हेल्प कर रहा है। डॉक्टर निकिता के साथ उसकी जोड़ी खूब जमेगी। रिद्धिमा ने अपने ख्यालों को झटका और उन कपड़ों में से एक गुलाबी सलवार सूट निकाल लिया। बहुत दिनों बाद उसे अपना ख्याल आया, क्योंकि 1 साल से तो उसने खुद को आईने में देखना भी छोड़ दिया था। हरदम डरी और सहमी हुई, किसी तरह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में मारी मारी फिरती रही। असल में उसे अपने आप से ही नफरत हो गई थी कि भगवान ने उसे ये सूरत क्यों दी जिससे वो विवेक जैसे लोगों की नजरों में आ गई। नाश्ता करने के बाद काका उसे बगीचे में ले गए और बोले, इस बगीचा में हर तरीके का फूल है। बलविंदर जी को पेड़ पौधों का बहुत ही शौक है, इसी की खातिर तरह तरह के पेड़ लगाए हैं। पता नहीं कहां कहां से पेड़ पौधा बीज मंगवाते हैं और खुद इनकी देखभाल भी करते हैं। रिद्धिमा ने आश्चर्य से पूछा, इतना बड़ा गार्डन? काका मुस्कुराते हुए बोले, ये तो सिर्फ फूल है, इधर उधर बंगला का पीछे तरफ फल का पेड़ है। मुझे तो इन सब का नाम भी याद ना रही। रिद्धिमा ने कहा, काका आप भी अपना काम कर लीजिए, मैं यहाँ ठीक हूँ। काका हंसते हुए बोले, हम बहुत ही बोलते हैं ना, आपको भी परेशान कर दिए। रिद्धिमा जल्दी से बोली, नहीं नहीं काका, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको जितना पता है उतने फूलों के नाम बता दो मुझे। काका खुश होते हुए बोले, ठीक है बिटिया, चलो मैं बताता हूँ। अरमान अपना सामान लॉकर में रखता हुआ जाने के लिए मुड़ा तो मुस्कान की आवाज सुनाई दी, इतना जल्दी कहाँ चला अरमान? अरमान बोला, घर जा रहा हूँ, और कहाँ? मुस्कान बोली, रुक जा खोते, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, चल मेरे साथ। अरमान बोल पड़ा, आज नहीं मुस्कान, आज तू राहुल के साथ चली जा। मुस्कान उसे घूरते हुए बोली, तू तो ऐसे भाग रहा है जैसे नई दुल्हन घर पे तेरा इंतजार कर रही है। अरमान गुस्से में बोला, तेरा बकना जरूरी है क्या? राहुल अंदर आता हुआ बोला, उसे छोड़ अरमान, तू बता रिद्धिमा कैसी है? अरमान ने जवाब दिया, ठीक ही होगी, मैं तो सुबह हॉस्पिटल आ गया था। अंजलि बोली। अरमान थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगा कहीं वो मुझे गलत ना समझे इसलिए। पर उसके पूरा होने से पहले ही मुस्कान हाथ हिलाते हुए बोली, वाह वाह वाह, जो खुद गलती करे वो भी दूसरों को गलत समझ सकता है क्या? अरमान उसे घूरते हुए बोला, मुझे लगता है मुस्की, इस बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, कम से कम तुझसे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुझे पता है मैं कितना परेशान हूँ, फिर भी तू जानबूझकर मेरी टांग खींच रही है। मुस्कान ने उसी तरह कहा, परेशानी को तूने खुद गले लगाया अरमान डियर, मैंने तो कहा था पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, वो उसके परिवार को ढूंढ निकालेंगे। अरमान गुस्से से बोला, ठीक है, तूने सही कहा है, मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल देता हूँ। इतना कहकर वह सबको हैरान करता वहां से आंधी की तरह निकल गया। राहुल ने मुस्कान को गुस्से से देखा और अरमान के पीछे दौड़ा। मुस्कान ने अरमान को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था, इसीलिए चुपचाप बैठ गई। राहुल अरमान के पास पहुंचा और बोला,
यार तू तो जानता है उसकी दिल की बुरी नहीं है, उसे तेरी फिक्र है बस। अरमान परेशान सा बोला। मैं जानता हूँ राहुल, पर रिद्धिमा को लेकर सच में परेशान हूँ। मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता है, पर मैं ज्यादा दिन उसे अपने घर में नहीं रख सकता। मैं उसकी गुत्थी सुलझाना चाहता हूँ, पर वो कुछ बोल ही नहीं रही है। मैं क्या करूँ? वो डॉक्टर शशांक की बेटी है, मैं ये भी नहीं भूल सकता। मुझे उसकी फिक्र है राहुल। राहुल उसकी ओर गहरी नजर से देखता हुआ बोला। सच बता अरमान, तू अभी भी उसे चाहता है? यह सुनकर अरमान कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर बोला। मुझे ये बात हर वक्त याद रहती है कि उसकी मेरे साथ जबरदस्ती शादी हुई थी। वह मुझे पसंद नहीं करती और अब उसकी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आया है जिससे उबरना उसे नहीं आ रहा, और मुझे उसके साथ तब तक रहना है जब तक कि उसे सही जगह ना पहुंचा दूं। अरमान अंदर आया और रिद्धिमा को ना पाकर काका से पूछता है कि वो कहाँ है। तो काका ने उत्तर दिया, शायद बेचारी सो गई होगी। सारा दिन दोपहर तक बकबक जो सुनी है हमारी। अरमान मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है काका, मुझे तब तक कॉफी बनाकर दे दीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जब वह फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा रिद्धिमा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अरमान ने सोचा शायद वह उठ गई हो, इसलिए वह दरवाजे पर आया, पर वह तकिए को खुद से लिपटाकर सो गई थी। आज शायद पहली बार उसे अरमान ने इतने चैन से सोते देखा था। अरमान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, यह देखकर कि बाहर खिड़की से रोशनी उसके चेहरे पर आ रही थी और वह नींद में ही मुंह बना रही थी। अरमान बहुत धीरे कदमों से अंदर आया और खिड़की बंद कर दी। रिद्धिमा के बाल हवा से उसके चेहरे पर बिखर रहे थे। उसने अपनी गुलाबी चुनरी से खुद को ढक रखा था, जिसे देखकर लग रहा था कोई नई दुल्हन हो। अरमान सब कुछ भूलकर उस खूबसूरत नजारे को देखने में खो गया। तभी रिद्धिमा ने नींद में करवट बदली और अरमान को जैसे होश आया। उसे डर लगा कहीं रिद्धिमा की नींद ना खुल जाए और वो उसे गलत समझ ले, पर रिद्धिमा शायद गहरी नींद में थी। उसे शायद ठंड लग रही थी, इसीलिए वह अपने पैरों को मोड़ते हुए सिमटकर सो गई। अरमान ने धीरे से एक चादर उसे उठाई और कमरे से निकल गया। कार के हॉर्न से रिद्धिमा की नींद खुली। उसने देखा खिड़की बंद थी और उसने एक चादर ओढ़ी हुई थी। उसे लगा काका आए होंगे अंदर। वह उठकर बैल्कनी में आई और देखा निकिता खड़ी थी और अरमान से कुछ कह रही थी। अरमान सर झटक रहा था। तभी निकिता ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कुछ कहा, तो अरमान ने भी कुछ कहा और फिर दोनों अंदर की तरफ चल पड़े। रिद्धिमा की आंखें भर आई, क्योंकि उसे लग रहा था जो हक उसका था अब निकिता का उस पर अधिकार है। उसे पता नहीं था कि अरमान को निकिता मनाने आई थी, क्योंकि मुस्कान ने उसे भेजा था। मुस्कान अरमान के वापस आने के बाद उसे कई बार फोन कर चुकी थी, पर उसने फोन नहीं उठाया था। इसलिए निकिता उसे समझाने आई थी और अरमान मुस्कान से बात करने को तैयार हो गया था। वैसे भी उसे पता था मुस्कान को उसकी फिक्र है, इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी। वह कुछ देर अपने कमरे में ही रही। फिर उसे लगा उसे डॉक्टर निकिता से मिलना चाहिए, वरना वो बुरा मान जाएगी। वह डॉक्टर मुस्कान से डरती थी, पर डॉक्टर निकिता उसे अच्छी लगती थी। वह नीचे आई और काका से पूछा तो पता चला वो दोनों गार्डन में है। रिद्धिमा थोड़ा हिचक रही थी वहां जाने से, पर काका बोले, बिटिया गार्डन में जाओ, डॉक्टर निकिता आपके बारे में पूछत रही। रिद्धिमा ने सर हिलाया और गार्डन में आई और देखा दोनों झूले पर बैठकर धीरे धीरे बात कर रहे थे। उसे लगा वहां अभी जाना ठीक नहीं, सो मुड़कर वापस जाने लगी, पर अरमान के मुंह से
अपना नाम सुनकर ठिठक गई। वह कह रहा था, निक्की मैं क्या करूं? मैं रिदमा को घर से नहीं निकाल सकता। मैं इतना परेशान हूं और मुस्कान समझती ही नहीं। निकिता बोली, छोड़ ना मुस्कान को। तुझे शायद पता होगा, वो तेरी हालत समझकर तुझसे ज्यादा परेशान हो रही है। अरमान बोला, पता है मुझे, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसके दिल की बात मैं नहीं समझूंगा क्या? पर मेरी भी तो वो समझे ना। मैं रिदमा पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। ये भी टेंशन है कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स कब लौट आएं। उससे पहले मुझे रिदमा को सही सलामत कहीं पहुंचाना है, जहां वो जाना चाहे। निकिता बोली, ये बात रिदमा को भी समझनी पड़ेगी ना अरमान। अरमान ने कुछ जवाब नहीं दिया। रिदमा की आंखें आंसू बरसाने लगी। उससे पहले ही वो वहां से चली आई। कभी उसने खुद अरमान को रिजेक्ट किया था, और अब जब उसे उसकी पनाह चाहिए, तब अरमान चाहता है वो वहां से चली जाए। अरमान चाहे कितना अच्छा हो, पर उसके पेरेंट्स को जरूर यह नागवार गुजरेगा कि जिस लड़की ने उनकी इज्जत खराब की थी, वो यहाँ रहे। उसे जाना होगा। वह अब और अरमान को परेशान नहीं कर सकती। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग।